हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू ए शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है किसकी वजह से? एट एनी पॉइंट ड्यू टू ए शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल। किसी शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। ठीक है, लिख लेते हैं पहले। कंसीडर ए शॉर्ट डाइपोल। हमने क्या करा, कंसीडर कर लिया एक शॉर्ट डाइपोल को, वेयर P मेक्स एन एंगल, और P क्या बना रहा है? एक एंगल बना रहा है थीटा। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करा, कंसीडर कर लिया एक इलेक्ट्रिक डाइपोल, और जो डाइपोल है वो क्या बना रहा है? एक थीटा बना रहा है। भाई एंगल बना लो, उसके अकॉर्डिंग हम लोग चलते जा रहे हैं, जैसा वो बोलता जा रहा है हम वैसा करते जा रहे हैं। ठीक, पहले उसने कहा कंसीडर ए शॉर्ट डाइपोल, हमने शॉर्ट डाइपोल को मेजर कर लिया। ठीक है, माइनस क्यू मान लिया और प्लस क्यू मान लिया, वेयर P मेक्स एन एंगल थीटा, और P क्या कर रहा है? एक एंगल बना रहा है थीटा। ठीक है, हमने थीटा भी बना लिया। वी वांट टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, हम इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना चाहते हैं। कहाँ पर? एट P पर। इस P पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ठीक है, P पॉइंट बना दिया। डिवाइड P इंटू टू परपेंडिकुलर्स। अब हम क्या करेंगे? P को डिवाइड करेंगे दो परपेंडिकुलर्स में। मान लेते हैं हम दो परपेंडिकुलर्स कौन कौन से हो सकते हैं। पहली लाइन को हम यहीं पे पीछे ड्रॉ कर लेते हैं, पीछे ड्रॉ करते हैं इस तरीके से, और लेट क्या कर लेते हैं कि एक ये डाइपोल है माइनस क्यू, और ये वाली लाइन कहाँ गई? आगे की तरफ बढ़ती जाएगी तो इसे प्लस क्यू। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। दूसरा परपेंडिकुलर क्या करेंगे? इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे इस डाइपोल पर। मान लिया ये वाला डाइपोल बन गया था आपका, ये वाला डाइपोल जो बना था, इसी डाइपोल पर हम क्या कर लेंगे? दूसरा परपेंडिकुलर डाल लेते हैं। ठीक है, ये परपेंडिकुलर डालिए हमने। मान लिया ये कैसा चार्ज है? माइनस चार्ज रखता है, और इसके जस्ट नीचे कौन सा चार्ज रखता है? प्लस का चार्ज रखता है। सबसे पहले हमने क्या किया, ये लाइन जो आगे जा रही थी इसे पीछे ड्रॉ कर लिया, और मान लिया कि ये क्या है? एक शॉर्ट डाइपोल है। ये क्या है? ये शॉर्ट डाइपोल है इस तरीके से, ये यहाँ तक। ठीक, ये और ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है। इतनी बात समझ में आ गई। फिर उसके बाद हमने इधर एक डाइपोल डाला इस तरीके से, इसे मान लिया माइनस का और इसे मान लिया प्लस का। अब दो ये कंपोनेंट, दो परपेंडिकुलर पड़ गए, एक परपेंडिकुलर ये पड़ गया ये वाला, और दूसरा परपेंडिकुलर ये पड़ गया। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, थीटा के साथ क्या होता है? थीटा के साथ जो एंगल बनता है वो क्या होता है? P cos थीटा होता है। क्या होता है? P cos थीटा होता है। थीटा के साथ एंगल बनता है P cos थीटा। इतनी बात क्लियर। और परपेंडिकुलर में कौन सा एंगल बनेगा? परपेंडिकुलर में हमेशा P sin थीटा बनेगा। ये वाला एंगल कौन सा होगा? P sin थीटा होगा। थीटा के साथ cos, थीटा के बगल में sin। इतनी बात समझ में आ गई। थीटा के साथ ये थीटा था, थीटा के साथ में cos थीटा, ये cos थीटा हो गया, ये थीटा है, और थीटा के बगल में कौन सा रहेगा? P sin थीटा रहेगा। अच्छा, बात करते हैं डिस्टेंसेस की। तो ये वाली जो डिस्टेंस है P पॉइंट तक की, उसे हम क्या मान लें? R मान लें, स्मॉल r मान लें। यहाँ से ये वाली जो डिस्टेंस है वो स्मॉल r मान लिया हमने, यहाँ तक की डिस्टेंसेस को। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते। चला, एक चीज़ हम पहले आपको समझा देते हैं। आगे बढ़ने से पहले, आगे बढ़ने से हम आपको ये समझाते हैं कि एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन में क्या फ़र्क है। एक्सियल लाइन क्या होती है? सबसे पहले देख लेते हैं। एक्सिस, मान लिया ये कोई तुम्हारा डाइपोल है माइनस क्यू और प्लस क्यू, एक माइनस क्यू है और दूसरा प्लस क्यू है। अगर इसी लाइन में आगे की तरफ बढ़ जाएं तो ये क्या कहलाएगी? एक्सियल लाइन कहलाएगी। क्या कहलाएगी? एक्सियल लाइन कहलाएगी। कोई डाइपोल है माइनस क्यू और प्लस क्यू, अगर हम उसे आगे लाइन को ड्रॉ करते हैं तो इसका मतलब हो गया कि एक्सियल लाइन है। एक्सियल पोजीशन भी बोली जा सकती है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल में क्या होता है कि एक चार्ज माइनस क्यू है, दूसरा प्लस क्यू चार्ज है। अगर हम क्या करें, इस डाइपोल के परपेंडिकुलर 90 एंगल बनाते पर अगर हम क्या कर दें, कोई परपेंडिकुलर डाल दें, तो ये परपेंडिकुलर जो पड़ रहा है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन का मतलब है कोई भी तुम्हारा डाइपोल है, उस डाइपोल के ऊपर जस्ट परपेंडिकुलर 90 डिग्री एंगल बनाते हुए जो एंगल कोई लाइन ड्रॉ की जाए ना, उसे इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं। अगर एक्सियल लाइन की बात करें, एक्सियल लाइन की, तो अगर एक्सिस के, उसके एक्सिस के साथ में ही कोई लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो इसे हम लोग बोलेंगे एक्सियल लाइन। ठीक है, दो डाउट क्लियर हुए, एक्सियल लाइन हो गया और इक्वेटोरियल लाइन, दोनों समझ में आ गए। ठीक है, अपने टॉपिक पे आ जाते हैं हम लोग। अब लिखा है लेट E1 इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू
P cos थीटा। अब E1 हमने क्या मान लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड मान लिया, किसकी वजह से, ड्यू टू P cos थीटा। तो हम लोग मान लेते हैं कि ये एक्सियल लाइन है, भाई एक डाइपोल है तुम्हारा, ये वाला डाइपोल ही तो है। अगर डाइपोल ये है, ये डाइपोल है, यहाँ से यहाँ तक ये माइनस का Q है, ये प्लस का Q है। अगर इसी डाइपोल को अगर आगे बढ़ाएं तो ये एक्सियल लाइन कहलाएगी, ये एक्सियल लाइन कहलाएगी। एक्सियल लाइन का मतलब ये हो गया तुम्हारा E1, ठीक है। एक्सियल लाइन ये परपेंडिकुलर है, अगर ये परपेंडिकुलर P sin थीटा है तो ये वाला भी क्या हो गया, P sin थीटा, मतलब ये P sin थीटा है तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, P sin थीटा। इसका मतलब क्या है, ये हो गया तुम्हारा P sin थीटा। अब भाई साहब परपेंडिकुलर है ना, अगर हम इस P पॉइंट पर देखना चाहें, ये लाइन कहां पे ड्रॉ कर सकते हैं, यहां पे ड्रॉ कर सकते हैं, नहीं कर सकते, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लिया। अगर E1 इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पोजीशन के लिए थी तो ये E2 किसके लिए हो जाएगी, ये E2 हो जाएगी इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए, ठीक है। ये तुम्हारी हो गई, ये वाली तुम्हारी होगी एक्सियल पोजीशन के लिए, ये तुम्हारी किसके लिए होगी, इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए। अब एक की इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में और एक की इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, अगर हमें दोनों का रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा तो इस तरीके से मानना पड़ेगा, इस तरीके से। इसे हमने एंगल मान लिया अल्फा, ठीक है, इसे एंगल क्या मान लिया, अल्फा मान लिया। भाई एक की एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक की इक्वेटोरियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। एक्सियल पोजीशन पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड E1 मान लिया और इक्वेटोरियल पोजीशन पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड E2 मान लिया, और इसके रिजल्टेंट को कैपिटल E मान लिया। क्या मान लिया, कैपिटल E, इसे हमने मान लिया कैपिटल E, ठीक है। तो अब ने जो लिखा है पहले उसे डिफाइन कर देते हैं। E1 इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू P cos थीटा। जो E1 इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसकी वजह से है, P cos थीटा की वजह से है। E2 इज ड्यू टू P sin थीटा, और जो E2 है, ये E2 है ना, ये किसकी वजह से है, P sin थीटा। इस साइड में ले लो या इस साइड में ले लो, ठीक है। ये P sin थीटा की वजह से, किसकी वजह से, P sin थीटा की वजह से। एंड बोथ E1 एंड E2 आर परपेंडिकुलर। अगर आप देख पा रहे होगे E1 और E2 को, तो एक दूसरे पर क्या है, परपेंडिकुलर। यहां पे एंगल कितना बना रहे होंगे, 90 डिग्री का एंगल बना रहे होंगे। इतनी बात समझ में आ गई। E1 E2 कैसे हैं, परपेंडिकुलर हैं। लेट E बी देयर रिजल्टेंट। हमने क्या मान लिया, A क्या है, लेट E क्या है, एक रिजल्टेंट है। अगर हम पहले किसके लिए लिख लें, इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए लिख लें, फॉर इक्वेटोरियल पोजीशन इलेक्ट्रिक फील्ड इज E2। इक्वेटोरियल के लिए क्या थी, E2 थी। और इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए फार्मूला हम पहले पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। E2 बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन P/RQ, ये होता है। भाई इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड E2 हमने मानी थी, क्यों मानी थी, यही तो इक्वेटोरियल पोजीशन है। इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड E2 मानी है, ठीक है। और E2 बराबर क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P/RQ। अच्छा, इक्वेटोरियल पोजीशन में अगर आप हम बात करें तो क्या ले रहे हैं हम लोग, P की जगह पर हमें क्या लेना पड़ेगा, P sin थीटा। क्या लेना पड़ेगा, P sin थीटा। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, P के साथ में sin थीटा लिखना पड़ेगा। अगला देखते हैं, इसके इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दी, फिर हमें किसके लिए निकालनी पड़ेगी, फॉर एक्सियल पोजीशन इलेक्ट्रिक फील्ड इज E1। और एक्सियल पोजीशन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड E1 तुम लोग पहले से हमें पढ़ चुके हैं ना, एक्सियल पोजीशन का फार्मूला। अगर आपने नहीं पढ़ा है ना तो आप मेरे पिछले वाले लेक्चर को, एक्सियल पोजीशन के लिए आप फार्मूले जो निकाला गया है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए, आप उस लेक्चर को आप देख लें तो आपको फार्मूला पता लग जाएगा। तो उसके लिए हमने फार्मूला निकाला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P/RQ। अच्छा, एक्सियल पोजीशन के लिए जो हम लोग ले रहे हैं, कंपोनेंट ले रहे हैं, वो कौन सा है, P cos थीटा वाला है। तो हमें जहां पर P लिखा है उसके साथ में हमें क्या लिखना पड़ेगा, cos थीटा लेना पड़ेगा, ठीक है।
इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, रिजल्टेंट का फार्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्टेंट का? इक्वल टू होता है E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 कॉस थीटा। यही तो फार्मूला होता है। ये सब होता है अंडर रूट में, ये सब होता है अंडर रूट में। तो E1 की वैल्यू हमें पता है, E1 की वैल्यू पता है, E2 की वैल्यू पता है, रख देते हैं वैल्यू इक्वल टू अंडर रूट E1 की देखो वैल्यू क्या दी गई है यहाँ पे, E1 की वैल्यू ये दी गई है E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p cos थीटा बटे RQ। तो यही वैल्यू हम कहाँ कर दें पुट, इस फार्मूले में कर दें। तो E1 की जगह पर क्या लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p sin थीटा। E1 के लिए लिख रहे हैं ना, तो 2p cos थीटा अपॉन 2p cos थीटा अपॉन RQ प्लस E2 की क्या वैल्यू लिखोगे, E2 की वैल्यू देखो अभी निकाली थी ये, E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन p sin थीटा अपॉन RQ। तो हम वैल्यू ये वाली पुट कर देंगे, क्या लिखेंगे जरा बताओ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p sin थीटा अपॉन RQ। अब क्या लिखेंगे प्लस E1, भाई 2 लिखा है ना, 2 लिख दो, E1 E2 cos थीटा की वैल्यू कितनी निकाली थी, परपेंडिकुलर थे ना दोनों एक दूसरे के, 90 डिग्री हो जाएगा परपेंडिकुलर के लिए कंडीशन। तो हमने वैल्यू कितनी रख दी 90 डिग्री। तो E इक्वल टू कितना निकल आएगा 1/4, अच्छा स्क्वायर थे दोनों के स्क्वायर लगा लो, इस पे भी स्क्वायर था, इस पे भी स्क्वायर था, E1 स्क्वायर था ना, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम देखो स्क्वायर है तो यहाँ से कॉमन क्या मिल रहा, 1/4 पाई एप्सिलॉन मिल गया, लिख दे रहे, यहाँ भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या कॉमन मिल गया, P मिल जाएगा, RQ मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, P मिल जाएगा अपॉन RQ मिल जाएगा। अच्छा स्क्वायर है, स्क्वायर को अगर रूट से बाहर करेंगे तो एक ही बार तो लिखोगे ना, एक बार लिख दिया हमने, ठीक है। अब बचा क्या 2p cos थीटा बचा, तो लिख दो, अच्छा p तो बाहर निकाल लिया ना, तो बचा 2 cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या बचा साइन थीटा बचा ओनली, यहाँ पे क्या बचा साइन थीटा ओनली बचा, इसका स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos 90, cos 90 की वैल्यू क्या होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, cos 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या निकल आया, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन RQ 2 cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। चलिए अगले पेज पे हम लोग देखते हैं, इसी 4 पाई एप्सिलॉन RQ 2 cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, इतना निकल आया था। तो इसके आगे देखते हैं इक्वल टू p 4 पाई एप्सिलॉन RQ, अब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, इसका स्क्वायर क्या होता है 2 cos थीटा का होल स्क्वायर, मतलब 4 cos स्क्वायर थीटा, 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, यही तो हो जाएगा ना। तो इक्वल टू कितना निकल आएगा p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन RQ, इसे अंडर रूट को जो है अलग अलग थोड़ा कर लें, इसे लिख दें हम 3 cos स्क्वायर थीटा, एक बार और अलग कर दें प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत भाई, 3 और 1 कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। तो हमने इन्हें इन 4 cos स्क्वायर थीटा को 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर लिया, अलग अलग कर लिया, ठीक है। तो इक्वल टू कितना निकल आएगा p, ठीक है लिख दिया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और RQ। अब बचा क्या cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, भाई आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा ना, ये cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, भाई इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1 होती है। तो लिख दोगे 3 cos स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू हो गई 1, तो इक्वल टू निकल आया 4 पाई एप्सिलॉन RQ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, यही हमारा फार्मूला निकल के आया। अब इसकी कुछ कंडीशंस भी होती हैं, पहले हम ये ब्लॉक लगा देते हैं फिर बताते हैं आपको इसकी कंडीशंस क्या होती हैं। पहली कंडीशन आपको हम बताते हैं, ठीक है। पहली कंडीशन होती है इफ P
लाइज ऑन एक्सियल लाइन, एक्सियल लाइन, थीटा इक्वल टू हो गया 0। अगर भैया P लाई कर रहा है कहां पर, एक्सियल लाइन पर, तो थीटा की वैल्यू हो जाती है 0। चलो इस फार्मूले में थीटा की वैल्यू रखो 0, तो E इक्वल टू P 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू। फिर वैल्यू पुट करो जरा, 3 cos 0 का स्क्वायर, ठीक है। ये थीटा की वैल्यू हमने क्या रख दी, 0 रख दी, प्लस क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा cos 0 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, cos 90 की वैल्यू 1, cos 90 की वैल्यू 1, तो cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, sin 0 की 0 होती, cos 0 की वैल्यू हो जाएगी 1, सॉरी cos 0 की वैल्यू होती है 1, क्योंकि sin 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। अगर sin 0 की वैल्यू 0 तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है। चलो वैल्यू पुट कर दो, तो E इक्वल टू कितना निकल आएगा, P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर क्यू, ठीक है। यहाँ पे cos 0 की जगह पर रखोगे 1 तो हो जाएगा 3 प्लस 1, और 3 प्लस 1 का मतलब 4, और 4 को स्क्वायर से बाहर करोगे कितनी बार निकलेगा ये, P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर क्यू। अगर 3 1 4, 4 को स्क्वायर से बाहर निकालोगे तो कितना निकलेगा, सिर्फ 2 निकल के आएगा। तो अब हम क्या करेंगे भाई, 3 और 1 4 को स्क्वायर से बाहर निकाला तो 2 आ गया, तो E इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, 4 पाई एप्सिलॉन 0 नीचे, और 1 हमने यहाँ पे मान लिया, यहाँ पे क्या है 1 है, तो इनटू में क्या बचा, 2 बचा और P बचा, 2 बचा और P बचा बटे आर क्यू कर देंगे। ये हमारा निकल आया कब कंडीशन, पहली कंडीशन, जब कंडीशन क्या है, P लाइज ऑन द एक्सियल लाइन, थीटा इक्वल टू 0। देन अगली सेकेंड पॉइंट में क्या दिया गया है, इफ P लाइज ऑन, इफ P लाइज ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन, कहां पे लाई कर रहा है आपकी बार, इक्वेटोरियल लाइन या पोजीशन, जो भी तुम्हें लिखना हो लिख लो। देन थीटा इक्वल टू क्या था, जब भैया इक्वेटोरियल लाइन पे लाई करता है तो थीटा की वैल्यू 90 हो जाती है। अब भैया 90 की वैल्यू इसी फार्मूले में फिर रखना है, कौन से वाले फार्मूले में, इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, इसमें पुट करनी है, फिर वैल्यू पुट कर दो, E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3 cos 90 का स्क्वायर प्लस का 1। अच्छा sin 90 की वैल्यू क्या होती थी, 1 होती थी, तो cos 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, cos 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जरा बताओ वैल्यू, इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अच्छा आर क्यू मिस हो गया, सॉरी आर क्यू भी तो फार्मूले में होता है यहाँ पे, तो आर क्यू मिस हो गया, लिख दिया हमने। तो अब क्या बचेगा, 3 cos 90 की वैल्यू हो गई 0, तो ये 3 cos 90 की वैल्यू हो गई 0 प्लस का 1, ठीक है। तो E इक्वल टू कितना आ जाएगा, E इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, P मिस हो गया यार, क्या हो रहा भाई, P नहीं लिखे हम, तो P बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0, और क्या लिखोगे, आर क्यू लिखोगे, और 3 इंटू 0 की वैल्यू हो गई 0, और 1 का अंडर रूट क्या होता है, 1 ही होता है, तो इक्वल टू क्या निकल आया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू, ठीक है। अगर हमें वैल्यू किसकी निकालनी हो, टेन अल्फा की, टेन अल्फा बराबर होता है E2 अपॉन E1, तो E2 अपॉन E1 होती है वैल्यू, टेन अल्फा बराबर E2 अपॉन E1 होता है। E2 की वैल्यू कितनी निकल के आई है, E2 की वैल्यू निकल के आई थी आपकी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है, ये इधर लिख रहे हैं, E2 की वैल्यू निकल आई 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन P साइन थीटा अपॉन आर क्यू। इसी तरीके से अगर हम E1 की वैल्यू लिखें, E1 की वैल्यू क्या निकल के आई थी, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन P 2P cos थीटा अपॉन आर क्यू,
अब कैंसिल आउट हो जाएगा सब कुछ, 1/4 पाई एप्सिलॉन से 1/4 पाई एप्सिलॉन, पी से पी और आर क्यू से आर क्यू, बचा क्या, साइन थीटा बचा, 2 बचा और कॉस थीटा बचा। तो 1/2 बचेगा, साइन थीटा बचा और डिवाइडेड बाई कॉस थीटा बचा। और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा बचा और कॉस थीटा बचा, भाई साइन थीटा बचा और कॉस थीटा बचा, 1/2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन होता है। तो फार्मूला क्या निकल के आएगा, अगर टेन अल्फा बराबर निकालें, क्या निकालें, अगर हम टेन अल्फा बराबर निकालें तो क्या निकल के आया, 1/2 टेन थीटा। ठीक है।